perfect, perfect, perfect. वक़्त गुज़ारी के लिए मैं रसाइल की वर्क गर्दानी करता रहा। रात का खाना मैंने 10:30 बजे खाया और कुछ देर तक कमरे ही में टहलता रहा। फिर बिस्तर पर लेटकर सिगरेट सुलगाई और इस वक़्त अचानक मैंने इनका के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार फैले देखे। क्या बात है, मैं आकर उससे बोल ही पड़ा। तुम्हें जो कुछ करना है वो जल्द अज जल्द कर गुजरो, इनका ने बड़ी बेचैनी से कहा। क्या मुराविया, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। फिर क्या बात है? मैं आज ताज पैलेस को खंडर में तब्दील होते हुए देख रही हूँ। इनका की इस पेशगोई ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन मैं इनका से इस हादसे की तफसील मालूम नहीं कर सका। वो बहुत पहले मुझसे ये बात कह चुकी थी कि वह मुस्तकबल के बारे में इशारे तो दे सकती है, लेकिन तफसील नहीं बता सकती। लेकिन जल्दी करना मेरे बस की बात नहीं। जब तक ताज पैलेस सन्नाटे में डूब ना जाता, मैं साधना के कमरे की तरफ रुख नहीं कर सकता था। मेरी इस मजबूरी को इनका ने भी महसूस किया, इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं देख रहा था कि उसके चेहरे पर परेशानी के साए गहरे होते चले गए। 12:30 बजे के बाद मैं इस कमरे से निकलकर दबे कदमों साधना के कमरे की तरफ बढ़ा। ताज पैलेस पर वीरानी छा चुकी थी। जब मैंने साधना की ख्वाबगाह के दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाया, उस वक़्त 11:15 बजा था। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। साधना मेरी मुंतज़िर थी। मैंने अंदर दाखिल होने की बजाय वहीं रुके रुके कहा, बस आ जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। लेकिन ये बहस का वक़्त नहीं है साधना, मैंने खुश्क लहजे में कहा। दरअसल इनका की ये तंबीह मेरे जहन में गूंज रही थी कि जो कुछ करना है जल्द अज जल्द कर डालो। साधना के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए तज़बज़ब के आसार दिखाई दिए और फिर वो कमरे से निकल आई। मैं उसका हाथ पकड़कर राहदारी में कदम बढ़ाने लगा। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो रहा था। तुमने राजकुमारी वर्षा से कुछ बात की? मैंने सरगोशी करने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, साधना की आवाज़ भर्राई हुई थी। हालांकि मैंने तुमसे कह दिया था कि आज रात महेश और राजकुमारी वर्षा को यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर हुए बगैर कैसे कदम उठा सकती थी। मुझे चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि साधना की बात भी गलत नहीं थी। मैं ये सोचता हुआ कदम बढ़ाता रहा कि अब क्या लाहे अमल मरतब होना चाहिए। यही मुमकिन था कि मैं महेश को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ और बाद में साधना से राब्ता कायम करके राजकुमारी और वर्षा और महेश की यकजाई का बंदोबस्त कर दूँ। मैं और साधना इस मकाम पर पहुँच गए जहाँ एक बड़ी तावी तस्वीर आवीज़ां थी और जिसके पीछे एक सुराख में वो मैग्नीज़ियम था, जिसको हरकत देकर खुफिया तय खाने का दरवाज़ा खोला जा सकता था। साधना के सीने का ज़ेरो बम इसके दिल की तेज़ धड़कनों की गमाजी कर रहा था और वो बार बार पलट कर पीछे देख रही थी। तुम्हारे पास कोई पिस्तौल वगैरह है? मैंने उससे पूछा। साधना ने जवाब देने की बजाय अपने ब्लाउज में हाथ डालकर 0.25 का नन्हा सा खतरनाक खिलौना निकाल लिया। बस ठीक है, हालांकि इसे इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन धमकाने के काम तो आ ही सकता है। वैसे शायद सिरे से इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने तस्वीर के निचले दोनों कोने पकड़े और फिर जोर लगाने ही वाला था कि महल के बाद हिस्सों से शोरो गोगा की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये क्या हुआ? साधना कांप गई। मेरा दिल भी यकबारगी उछल पड़ा और दोनों हाथ तस्वीर से हट गए। आग आग आग, शोर साफ सुनाई देने लगा। आखिर वही हुआ जिसकी मैंने पेशगोई कर दी थी, इनका सर्द लहजे में बोली। इस वक्त ताज पैलेस चारों तरफ से आग की लपेट में आ चुका है। क्या? मैं चीख पड़ा। और ये आग पिंडत गौरी शंकर ने लगाई है, इनका कहती रही। 2 घंटे कबल वो पुलिस की हरारत से फरार हो गया था। संगीता की मौत ने उसे पागल कर दिया है और इसी जुनून में उसने ताज पैलेस को नजरे आतश कर दिया है। ताज पैलेस में पिंडत गौरी शंकर ने आग लगाई थी, मगर इनका के फिक्रों ने मेरे दिमाग में शोले भड़का दिए। मेरे सोचने समझने की सलाहियत झुलस कर रह गई और मैं सन्नाटे के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया।
इनका इस वक्त भी मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। कानों में साएं साएं हो रही थी, लेकिन महल में गूंजता हुआ आग आग का शोर मुझे साफ सुनाई दे रहा था। क्या महल में आग लग गई है प्रिंस? साधना ने मेरा बाजू पकड़ लिया और उसकी गिरफ्त खासी सख्त थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। हाँ, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, और ये आग पिंडत गौरी शंकर ने लगाई है। वो पुलिस की हरारत से फरार हो गया है। आपको कैसे मालूम? साधना ने हैरत और खौफ के मिले जुले एहसासात के साथ चौंक कर कहा। लेकिन जाहिर है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। अगर दे भी देता तो बात फौरी तौर पर साधना की समझ में ना आती। उसे ये समझाने में खासा वक्त लगता कि इनका क्या चीज़ है। ये मैं बाद में बताऊंगा, मैंने साधना से कहा। फिलहाल हमें सिर्फ ये सोचना है कि इन हालात में क्या करना चाहिए। भागने की फिक्र करो, इनका बोल पड़ी। अभी महल का एक आध हिस्सा ऐसा है जहाँ से तुम्हें निकाल कर ले जा सकती हूँ। साधना ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। क्या ये इंसानियत से बाइद नहीं होगा कि हम महेश को तय खाने में बेबसी से मर जाने के लिए छोड़ जाएं? नहीं नहीं, मैं बेसाख्ता बोला, हम महेश को ज़रूर बचाएंगे। तुम्हें उसके लिए अपनी जान पर खेलना होगा, इनका बोली। इनका ने मेरी जवाब पर बहुत सारा बुरा सा मुंह बनाया। खुद मुझे भी एहसास था कि मैं एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहा हूँ, और वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जिससे मुझे कोई खास सरोकार नहीं। लेकिन ये भी तो वो डूब मरने वाली बात होती कि अगर मैं साधना के सामने बुज़दिली का अजहार करता। वो मुझे महबूब थी, और अगर मुझे महबूब ना होती तो भी मैं एक औरत के सामने बुज़दिली का अजहार कैसे कर सकता था। कुछ भी करना है जल्दी करो, इनका झंझला कर बोली। तुम इस तरह खड़े बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द कोई जश्न मनाया जा रहा हो। इनका की झंझलाहट बेजा नहीं थी। वक़्त कम था और आग गालबन बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मैं राहदारी में हल्का हल्का सा धुआं महसूस करने लगा। मैं यहाँ से महेश को निकालता हूँ, मैंने साधना से कहा। तुम जाकर जल्दी से राजकुमारी वर्षा को यहाँ ले आओ। हाँ, साधना ने जैसे चौंक कर कहा। मैं वर्षा दीदी को देखती हूँ, जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। आप मुझे यहीं मिलेंगे ना प्रिंस? हाँ बिल्कुल, यहीं मिलूँगा। मेरे लहजे में झंझलाहट का अंसर शामिल हो गया। इनका ने मुझे सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास दिलाया। साधना वहाँ से तकरीबन दौड़ती हुई गई और मैंने दीवार पर आवीज़ा तस्वीर को फुर्ती से ऊपर उठाया। बहुत जल्द मैं तय खाने का खुफिया दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया और तारीक सुरंग मेरे सर पर खामोश बैठी हुई थी। मेरा जहन खतरनाक हालात से अभी उलझा हुआ था। क्या इस आग से बच निकलना आसान साबित हो सकेगा? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ताहम इनका की मौजूदगी के बायस इत्मीनान ज़रूर था। वो हमें इस खतरे से निकालने की कोई सबील पैदा कर ही लेती। दौड़ते दौड़ते मैं इस हाल में पहुंच गया जहां महेश पाबे जंजीर था। इस तारीक जंदान में कदम रखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ का माहौल इतना ही खौफनाक था और आसाफ पर उसकी असरेजी बुरी रौत से होती थी। मैं सिर्फ टार्च की रोशनी में उस तरफ फेंकी जिधर मेरे ख्याल के मुताबिक महेश को होना चाहिए था। वो मुझे उसी आलम में नज़र आया जिस आलम में पहली बार दिखाई दिया था। उसने ऊपर उठे हुए हाथ छत से लगे हुए जंजीरों में जकड़े हुए थे। आज मुझे उसके चेहरे में सिर्फ एक तब्दीली नज़र आई। उसकी हलकों में धंसी हुई धुंधली आंखों में गहरी सुर्खी दौड़ रही थी। यूं मालूम होता था जैसे उसने शराब पी रखी हो या कई दिन से जाग रहा हो। टार्च की रोशनी से वो चंद लम्हे के लिए चौंधा गया, लेकिन चंद लम्हे बाद उसकी आंखें वहशतनाक अंदाज में फैल गईं और मुझे घूरता हुआ गुरगुराया। खजाने का नक्शा तुम जिंदगी भर हासिल नहीं कर सकोगे। मैं नक्शे के लिए नहीं आया हूँ महेश, मैं तो तुम्हें आज़ाद कराना चाहता हूँ। आज़ाद? वाह! महेश ने एक डरावना सा कहका लगाया। अब कोई नई चाल चलने आए हो महाराज? तुम गलत समझे, मैं रविशंकर नहीं हूँ, मैंने जल्दी से कहा और टार्च की रोशनी अपने चेहरे पर डाली। अब महेश को मेरा चेहरा साफ नजर आने लगा तो वो जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगा। फिर उसकी तेज सरगोशी हाल में गूंजी। तुम तो वही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फलक शेर? इनका मुश्तिल हो गई। क्या ये गुफ्तो शनीद का वक़्त है? मैं जैसे ख्वाब से चौंक पड़ा। मेरे सोचने समझने की सलाहियत वाकई मुतासर हुई थी। हालात का तकाजा यही था
कि मैं बातों में एक लम्हा भी ज़ाया ना करूं। उसने मुझे टोका तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और महेश को जंजीरों से निजात दिलाने की कोशिश करने लगा। मेरा हाथ उसकी खाल मुंडी हुई हड्डियों से मिस हुए तो मुझे तपश का एहसास हुआ। महेश को बहुत तेज बुखार था। अब मेरी समझ में आया कि महेश की आंखों में इतनी सुर्खी क्यों है। एक हाथ में टारच संभाले हुए दूसरे हाथ से महेश को आज़ाद करने की कोशिश करता रहा। कभी कभी मैं महेश के चेहरे पर भी नज़र डाल लेता। उसकी सुर्ख आंखों में अब उलझन मुतरशा थी। गालबन वो समझने से कासर था कि ये क्या हो रहा है। वो मुझे पहले भी एक बार तय खाने में देख चुका था, लिहाजा उसे मेरी शराखत में तो कोई दुश्वारी नहीं हुई। अलबत्ता वो ये समझने से कासर था कि मैं कौन हूँ और मुझे उससे क्या हमदर्दी हो सकती है। वैसे भी उसकी दिमागी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो गौर फिक्र करके किसी कियास नतीजे तक पहुंच सके। जल्द ही मैंने उसे इन जंजीरों से निजात दिला दी जो अरसा दराज से उसे असीर रखे हुए थी। इन जंजीरों से निजात मिलते ही वो फर्श पर ढेर हो गया। दरअसल इन जंजीरों ही ने उसे लटका रखा था, वरना उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता। वैसे भी वो इस वक्त बुखार में फंक रहा था। वहशत ही उसे संभाले हुए थी, वरना उसे आलमे गशी में होना चाहिए था। उसे कंधे पर डालकर ले जाना होगा, इनका बोली। ठीक है, मैंने उससे कहा और फिर महेश से बोला, मैं तुम्हें कंधे पर डालकर उठा कर चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। महेश यकलक खौफजदा नजर आने लगा। उसकी जहरी रौ न जाने किस तरफ भटक गई। डरे नहीं महेश, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुमको तुम्हारी वर्षा से मिला दूंगा। कौन वर्षा? कैसी वर्षा? उसने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। अज़ियतों का वो अरसा वर्षा की याद को भी उसके दिमाग से मिटा चुका था। शायद उसे राजा रविशंकर के सिवा माजी की कोई शख्सियत भी याद ना रही। रविशंकर भी इसलिए याद रहा होगा कि इस दौरान में वो उस पर मुसल्लत रहा था। मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। उसमें वजन तो जैसे था ही नहीं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, राजकुमारी वर्षा, ये कौन है? नाम तो खूबसूरत है। खूब भी खूबसूरत होगी या नहीं? वो बेढंगे से अंदाज में हंसने लगा। शायद उसे अपने ही ख्यालात पर हंसी आई थी। वो एक अजीब सी दिमागी कफियत से गुजर रहा था। मैं उसे उठाए हुए सुरंग की तरफ बढ़ा। अब ताज पैलेस हर तरफ से आग में घिर चुका था। मुझे इनका की आवाज़ सुनाई दी। फिर अब क्या होगा? मैंने बेसाख्ता पूछा। कुछ भी हो, तुमने महेश को तो बचा लिया, लेकिन मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि रंग में एक से जायद अफराद के कदमों की आहटें गूंज रही थी। आने वालों में से एक के हाथ में टार्च भी थी जिसकी रोशनी सुरंग की तारीकी का सीना चीर रही थी। मैं सुरंग में दाखिल हो गया और फिर मैंने अपनी टार्च की रोशनी आगे फेंकी। राजकुमारी वर्षा तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। वर्षा ने शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहन रखा था। साधना उसका हाथ पकड़े हुए उससे एक कदम आगे थी। बस निकल चलो इस जहन्नम से, मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा और अपनी रफ्तार में दौड़ने की हद तक अजाफा कर दिया। जल्द ही मैं उनके करीब पहुंचा और उनके बराबर से आगे निकल गया। मेरे पीछे पीछे वो भी दौड़ने लगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई थी साधना? मुझे वर्षा की आवाज़ सुनाई दी। आपको आपकी मंजिल से करीब लाई हूँ दीदी, लेकिन अभी तफसील से कुछ नहीं बता सकूंगी। साधना के इस जवाब से मैंने समझ लिया कि उसने अभी वर्षा को महेश के बारे में कुछ नहीं बताया। इस सिलसिले में फ़िलहाल खामोश रहकर उसने अक्लमंदी का सबूत दिया। महेश को इस हाल में देखकर वर्षा सदमे से बेहाल हो जाती और इन हालात में जबकि जान पर बनी हुई हो, उसे संभालना दुश्वार हो जाता। फिलहाल तो तुम्हें अंधेरे की आनत भी हासिल थी। वर्षा महेश को नहीं देख सकती थी। अगर एक आध झलक देख भी लेती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश तो हड्डियों का पिंजर बन गया था, आसानी से शिनाख्त ना होता। जैसे ही सुरंग से बाहर निकला, मुझे इनका की आवाज़ दी, शमाली दरवाजे का रुख करो। गो कि आग वहाँ भी अपनी हुक्मरानी कायम कर चुकी है, लेकिन मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। फिर इससे पहले कि मैं इनका से कोई इस्तफार करता, वो फुदक कर मेरे सर से उतर गई और मैंने पलट कर साधना से पूछा, शमाली दरवाज़ा किधर है? उसी तरफ चलो। साधना वर्षा का हाथ पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ गई।
यहाँ राहदारी में तो रोशनी मौजूद ही थी, इसलिए वर्षा ने मेरे कंधे पर पड़ी हुई हस्ती को बड़े गौर से देखा। ये और बात है कि उसे महेश का चेहरा ना दिखाई दे सका। महेश इस वक्त भी बड़बड़ा रहा था, लेकिन अब उसकी बड़बड़ाहट इतनी मदम हो चुकी थी कि मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। साधना मुझसे आगे इसलिए बढ़ गई कि शुमाली दरवाजे की तरफ रहनुमाई कर सके। हम लोग खांसते हुए आगे बढ़ने लगे। अब हर तरफ धुआं ही धुआं था, लेकिन आग अभी भी इस हिस्से में नहीं पहुंची थी। मैंने कहीं भी कोई शोला लपकते हुए नहीं देखा। इनका मेरे सर से गायब हो चुकी थी और अपने ही कौल के मुताबिक वो हम लोगों की नकासी की बंदोबस्त करने गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन हालात में क्या करेगी। ये उसी ने बताया था कि आग अब हर तरफ फैल चुकी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ताज पैलेस लोगों की चीखों पुकार से गूंज रहा था, लेकिन चीखों पुकार करने वाले हमारे करीब नहीं थे। वो आवाज़ें ताज पैलेस के दूसरे हिस्सों की तरफ से आ रही थीं। मेरे आगे आगे जाते हुए वर्षा और साधना में कुछ गुफ्तगू भी हो रही थी, लेकिन मैं इस शोर में कुछ सुनने से कासर था। मेरा अंदाज़ा है कि वर्षा इस्तग़फ़ार में लगी हुई होगी और साधना उसे टाल रही होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, फिज़ा कसीफ होती जा रही थी। धुआं हमें खांसने पर मजबूर कर ही रहा था। अब सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी। मेरे कंधे पर पड़ा हुआ महेश भी खांस रहा था। उसे घुटन जो महसूस हुई तो वो मचला, लेकिन उसकी कमज़ोरी मेरी ताकत से नहीं लड़ सकती थी। मैं उसे मजबूती से पकड़े रहा और वह बेबस हो गया तो राजा रविशंकर को गालियां बकने लगा। धुआं अब इतना हो गया था कि आंखें बुरी तरह जलने लगीं। उन्हें खोले रखना महाल हो गया। दफतन साधना चीखती हुई पलटी। आग तो इधर भी है। मैं जहाँ था वहीं रुक गया। आग के लपकते हुए शोले मैंने भी देख लिए। चंगारियाँ फूट रही थी और अंगारे उड़ रहे थे। ऐसी खौफनाक आग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। शोलों की लंबी लंबी ज़ुबानें इस तरह लपक रही थी जैसे कोई इफ़रत एक ही हल्ले में अपने सारे दुश्मनों को डस लेना चाहता हो। वापस चलो प्रिंस, किसी और तरफ चलो, साधना खांसती हुई बोली। वर्षा भी बुरी तरह खांस रही थी। इधर मेरा और महेश का भी यही हाल था। हम लोग आपकी तपश भी महसूस कर रहे थे, लेकिन मैंने अपनी जगह से बिल्कुल हरकत नहीं की। मुझे हर कीमत पर यहीं रुकना था। इनका मुझे इधर का रुख करने की हदायत कर गई थी, तो यकीनन इसका कोई सबब था और मेरे लिए इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी कि इस सबब के ज़हूर का इंतज़ार करूं। अब आप क्या सोच रहे हैं? साधना ने आलम इज़्तिराब में मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से हिलाया। वो दरअसल मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर तो आग बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हाँ, लेकिन मैं अब भी अपना फ़िक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। दफतन आग के शोले को चीरती हुई पानी की फुवार हम लोगों पर पड़ी। ये क्या है? वर्षा ने बौखला कर कहा। मुझे यूं लगा जैसे आग के इस पार घंटियां ज़ोर शोर से बज रही हों। पानी की फुवार तेज़ हो गई। ऐसे मालूम होता जैसे बारिश आ गई हो, और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो घंटियां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की थीं। पानी भी वही लोग फेंक रहे थे। आग बुझाने की कोशिशें तेज़ तर हो चुकी थीं। फायर ब्रिगेड, साधना की आवाज़ खुशी से काम गई। उसने भी सूरत हाल को समझ लिया। महेश मेरे कंधे पर एक बार फिर मचला, लेकिन मैंने उसे काबू में रखा और पानी की जंग छिड़ चुकी थी। पानी का जोर बढ़ता चला जा रहा था और लपकते हुए शोले नढाल होते जा रहे थे, मगर पानी की ये फतह धुएं में बेतहाशा इजाफा कर रही थी। खांस खांस कर हल्क में खराशें पड़ी जा रही थीं और आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन हम इस जगह से दूर नहीं जा सकते थे। जिधर से ज़िंदगी की रोशनी फूट रही हो, उधर से रुख नहीं फेरना चाहिए। पानी ने हमें बुरी तरह भिगो दिया। तरबतर वाली कैफियत हो गई। आग बुझने में कोई आधा घंटा लगा। इनका मेरे सर पर वापस आ गई। चलो अब निकल चलो। लेकिन निकल चलना अब कोई आसान काम नहीं रह गया। आंखों से पानी बहा बहा कर और खांस खांस कर हम लोग बुरी तरह नडाल हो चुके थे। महेश का वज़न भी अब मुझे गिरां महसूस होने लगा।
चलो साधना, मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा। साधना और वर्षा की हालत मुझसे भी खस्ता थी, लेकिन जैसे तैसे सभी ने कदम आगे बढ़ाया। महेश अब मेरे कंधे पर कतई बेहसो हरकत हो चुका था। मुमकिन है कि वो बेहोश हो गया हो। मैं उसे किसी न किसी तरह संभाले हुए डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। हम लोग पर पानी की बरसात अब भी जारी थी। घंटियों की आवाज़ों के साथ लोगों का बेपनाह शोर भी सुनाई दे रहा था। जाहिर है कि इस वक्त ताज पैलेस के गिर्द हज़ारों अफराद जमा हो गए। ताज पैलेस की आतशज़दगी को बम्बई के लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। दफतन हमारे करीब ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यूं लगा था जैसे कोई दीवार गिरी हो, फिर कोई सख्त और वजनी शय मेरे सर से टकराई। शायद कोई ईंट थी। मेरी आंखों के आगे तारे नाच गए और फिर मैंने इन तारों को घूर कर तारीकी में डूबता हुआ देखा। जलती सुलगती हुई आंखों में अंधेरे बस गए और मैं अपने आप को गिरने से ना रोक सका। आखिरी बात जो मुझे याद रही वो ये थी कि महेश मेरे कंधों से गिर गया था। जब मुझे होश आया तो एक नरमो गुदाज बिस्तर पर लेटा हुआ था। साफो शफाफ सफ़ेदी पूरे माहौल पर गालिब थी। कमरे की खिड़की के शीशे धूप से चमक रहे थे और सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी 7 बजा रही थी। मेरे बिस्तर के करीब ही 2 पुलिस अफसर बैठे हुए थे। मध्यम लहजे में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे होश में आता देखकर वो यकलख चुप हो गए। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया। ये वही था जो संगीता के और राजकुमार के कत्ल के सिलसिले में ताज पैलेस आता रहा था। वो मुझसे मुखातब हुआ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं प्रिंस? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे अपने सर में दर्द का गोला सा फटता महसूस हुआ। बेइख्तियार मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई और हाथ सर पर पहुंच गया। अब मुझे इल्म हुआ कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। नर्स जल्दी से मेरे करीब आ गई और बोली, घबराइए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। नर्स ने मुझे सहारा भी दिया और मैं तकिए के सहारे बैठने में कामयाब हो गया। शुक्रिया नर्स, मैंने उससे कहा। क्या इनसे गुफ्तगू की जा सकती है? पुलिस अफसर ने नर्स से पूछा। जी हाँ, कतई ये बिल्कुल ठीक हैं, नर्स ने कहा और कमरे से चली गई। ताज पैलेस का क्या हुआ? मैंने पुलिस वालों से पूछा। आग तो बुझाई जा चुकी है, लेकिन ताज पैलेस का 1/3 हिस्सा खंडर बन चुका है। बम्बई की तारीख एक हौलनाक अलमिये से 2-4 हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने बड़ी सहानत से काम लिया। अगर वो चारों तरफ से आग बुझाने की कोशिश करते तो शायद उन्हें जल्द और खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना होती। उन्होंने सारा जोर सिर्फ एक हिस्से पर लगा दिया और आग के अंदर घुस पड़े थे। इस तरह आप 4 अफराद के अलावा भी कुछ लोगों को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ मुलाजमीन थे, बाकी लोग ख़त्म हो गए। उनकी सोख्ता लाशों को शनाख्त किया जा रहा है, लेकिन बाद लाशें अभी तक नहीं मिले हैं। मलबा हटा हटा कर तलाश का काम अभी जारी है। राजा रविशंकर के ख़ानदान में सिर्फ वही 2 राजकुमारियां जिंदा बची हैं जो आपके साथ हैं। मैं एक झुर्झुरी सी लेकर रह गया। इनका इस वक्त भी मेरे सर पर मौजूद थी और पांव पिसारे हुए बड़े इत्मीनान से सो रही थी, लेकिन एक शख्स को अभी तक शिनाख्त नहीं किया जा सका। पुलिस अफसर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो आप ही लोगों के साथ था और बुखार में फटक रहा था, और हमें शुबा है कि राजकुमारी साधना उसके बारे में कुछ जानती हैं लेकिन छुपा रही हैं। राजकुमारी साधना की ये राजदारी मेरी समझ में नहीं आ सकी। महेश के बारे में छुपाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कुछ नहीं छुपाएंगे। पुलिस अफसर ने फिक्रों पर जोर देते हुए कहा। वो शख्स इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा। इसी अस्पताल में मौजूद है, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि हम उसकी बातों पर यकीन कर सकें। उस पर हज़ियानी कफ़ियत तारी है। डॉक्टरों का ख्याल है कि उसे कुछ अरसे तक भूखा प्यासा रखा गया है और जिस्मानी अज़ियतें भी दी गई हैं, जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं हो रहा। डॉक्टरों का ख्याल है कि ये अब नॉर्मल ज़िंदगी और चंद रोज़ में इसको पर काबू पा लेंगे, लेकिन पुलिस जल्द अज जल्द ये जान लेना चाहती है कि वो कौन है। वो महेश है, कैप्टन महेश। क्या आपने कभी ये नाम सुना है?
दोनों पुलिस अफसरों ने फौरन एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने सर को हिलाने लगे। हमें भी यही शुबा था प्रिंस राहील, पुलिस अफसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। गो के उस हड्डियों के पिंजर को शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे जहन से महेश की गुमशुदगी महू नहीं हो सकी, इसलिए मैंने शहादत महसूस कर ली थी। अब आप ये बताइए कि वो आप लोगों के साथ कैसे था? मैंने उसे खुफिया तय खाने से निकाला था। तय खाने से? दूसरा फहद पुलिस अफसर चौंक पड़ा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। शायद आप लोग इस बात पर यकीन ना करें कि वो राजा रविशंकर का कैदी था। दोनों पुलिस अफसर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर जब दोबारा मेरी तरफ मतवज्जा हुए तो मैंने उन्हें तफसील से सब कुछ बताना शुरू किया। बस इतना ख्याल रखा कि मुआविया का तज़किरा ना आने पाए। मुआविया का जिक्र करता तो उसकी बेटी का कत्ल का मामला मेरी गर्दन का फंदा बन जाता। वैसे अभी तक मुझे इसका इल्म नहीं हो सका कि वो कत्ल पुलिस के सामने आ चुका है या नहीं। आखिर में मैंने कहा, राजकुमारी साधना से मेरे इस बयान की तस्दीक की जा सकती है। हमें आपके बयान पर शुबा नहीं है, लेकिन राजकुमारी इस बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए है। मैं नहीं समझ सकता कि उन्होंने ये बात छुपाने की ज़रूरत क्यों महसूस की। लेकिन ठहरिए, एक बात समझ में आती है। ज़रा ये तो बताइए कि जब आपने उनका बयान लिया तो क्या राजकुमारी और वर्षा भी मौजूद थी? जी हाँ। तो बस, तो फिर यही वजह है उनकी खामोशी की, मैंने जवाब दिया। वो राजकुमारी वर्षा के सामने ये बताते हुए हचकचा रही होंगी कि हड्डियों का वो पिंजर महेश है। राजकुमारी वर्षा के लिए ये बड़ा गहरा सदमा होगा। क्या आप इन दोनों के मामलात का इल्म है? जब महेश की गुमशुदगी का मामला ज़ैर तफ्तीश था तो ये बातें सामने आई थीं। पुलिस अफसर ने सर हिलाते हुए कहा। इस वक्त मुझे शुबा तो हुआ कि महेश को गायब करवाने में राजा रविशंकर का हाथ हो सकता है, लेकिन किसी भी जाविये से मेरे उस शुबे को तकवीत नहीं पहुंच सकी। राजकुमारी वर्षा और राजकुमारी साधना भी इसी अस्पताल में हैं? जी नहीं, उन्हें अस्पताल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों ताज में मुकीम हैं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर मैंने सोचते हुए कहा, आज मैं बड़े अजीब हाल तक पहुंच गया हूँ। मेरे पास जो कुछ था वो ताज पैलेस की आतिशज़दगी में ख़त्म हो गया। अब मैं बिल्कुल तही दस्त हूँ। इन हालात में अब मेरे इसके सिवा कोई का चारा कार नहीं रहा कि मैं अपने सफारत खाने से राब्ता कायम करूँ। आपके सफारत खाने को सूरत हाल से आगाह किया जा चुका है, पुलिस अफसर ने मुझे बताया। आपके सफ़ीर के राब्ता अफसर जनाब मनोचर यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। उस वक़्त तक आपको होश नहीं आया था, इसलिए वो अपने किसी ज़रूरी काम से चले गए। दोपहर तक वो फिर आएंगी। मैं आपकी इस तवज्जो के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये तो हमारा फ़र्ज़ था प्रिंस। अच्छा, अब हम चलते हैं। आपने जो बयान दिया है वो टाइप होकर थोड़ी देर में आप तक पहुँच जाएगा। आप उस पर दस्तखत कर दीजिएगा। बेहतर है। दोनों पुलिस अफसर चले गए तो मैंने इनका की तरफ देखा, जो अब जाग चुकी थी। अब क्या इरादा है फलक सेर? वो बोली। मैं हिंदुस्तान से उकता गया हूँ। वापस ऐलान? हाँ, मैंने जवाब दिया। कब चलोगे? बस जल्द अज जल्द। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और राजकुमारी साधना अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी का गुबार छाया हुआ था और आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे वो खासी देर तक रोती रही हो, और मेरे करीब आकर बिस्तर पर बैठ गई। इस बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम बहुत उदास हो साधना, मैं कहे बगैर ना रह सका। क्या मुझे उदास नहीं होना चाहिए प्रिंस? वो अब दीदा हो गई। हाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर सर हिलाया। मुझे पुलिस वालों से ताज पैलेस की वीरानी का इल्म हो चुका है। कोई भी तो नहीं बच सका प्रिंस, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मैं वर्षा दीदी अब इस ख़ानदान के आखिरी अफराद हैं और अब हमारा कोई नहीं रहा। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? मैंने बड़ी अपनाइयत से कहते हुए उसका हाथ दबा दिया। शायद अब आप ही आखिरी शख्स हैं जिसको मैं अपना कह सकती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे बरगश्ता हो गई थी। इन हालात में वो एक फितरी अमल था, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। संगीता दीदी की मौत आज भी एक सरबस्ता राज बनी हुई है। मैंने साधना के इस ख्याल पर कोई तबसरा नहीं किया और उससे राजकुमारी वर्षा के बारे में पूछा।
मैं उनको होटल में छोड़ कर आई हूँ। हम लोग ताज में मुकीम हैं। मुझे पुलिस वालों से इसका इल्म भी हो गया था। क्या तुमने राजकुमारी वर्षा को महेश के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। महेश को इस हालत में देखकर उन्हें जो सदमा होगा उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बात उनसे आखिर कब तक छुपाई जा सकेगी? मैं चाहती हूँ कि इस मरहला पर आप मेरी मदद करें। मैंने अभी डॉक्टर से बात की थी। उसका कहना है कि आज शाम तक आपके सर से पट्टी खोल दी जाएगी और आप अस्पताल से जा सकेंगे। मैंने पुलिस को महेश के बारे में बता दिया है। मैं भी बता देती, लेकिन वो लोग वर्षा दीदी के सामने ही पूछ-गुछ करने लगे थे। साधना, मैंने उसका हाथ अपने होंठों पर रख लिया और चूम कर बोला, महेश बिल आकर ठीक हो ही जाएगा। राजकुमारी वर्षा को उसके ख्वाबों की तामीर मिल जाएगी। मैं एक गैर मुल्की हूँ और मुझे हिंदुस्तान से जाना ही पड़ेगा। मैं आपका साया बन जाऊंगी प्रिंस, साधना ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं अपना सब कुछ आपको सौंप चुकी हूँ। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे दूर रहूं? ओह साधना, मैंने खुशी से बेकाबू होकर उसे अपने करीब घसीट लिया और चाहता था कि उसके लबों से एक जाम पी लूं, मगर वो कसमसा कर बोली, हूँ कोई आ जाएगा प्रिंस, आ जाने दो। अब तो मैं चीख कर दुनिया को बताऊंगा कि साधना मेरी है। नामुमकिन अकरार के इस पर मुसर्रत मौका पर मैं एक गुस्ताखी तो ज़रूर करूँगा, मैंने कहा और मोहब्बत का ज़ाहर उसके होंठों पर ही कर दिया। मैं इन लम्हात में बड़ा सरशार था। साधना वो वाहत लड़की थी जिसने मेरे दिलो दिमाग पर ना मिटने वाला तासर छोड़ा था। इसको फरामोश कर देना मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। अब तो छोड़ दीजिए। वो मेरी आगोश में फिर कसमसाई। मैंने बादल नख्वास्ता अपने बाजुओं का हल्का तोड़ दिया और वह सीधी होकर अपने मुंतशिर बिलास समेटने लगी। वाकई ये लड़की है तो बहुत प्यारी, इनका ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा। मैं इस इंतखाब पर तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। मैं इतना सरशार था कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। शुक्रिया।